हेलो भाई, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और सारे अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियां ये अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हमारे इस चैनल पे मैथ का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। तो सभी ने प्रैक्टिस सेट को टेस्ट के तौर पर लगाना है। प्रश्नों की संख्या ये 10 रहती है। आपने अंतिम में स्कोर ये टेस्ट के तौर पर मुझे बताना है कि आपके ये कितने राइट हुए, और आपको एक प्रश्न जो है डेली होमवर्क के लिए दिया जाता है, उसका भी आंसर आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 1 है, यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर में खरीदे गए तथा 252 रुपये में बेच दिए गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, एक्स वाई मानने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप एसएससी स्टडी AK47 के चैनल से पढ़ते हो तो आपको एक्स या वाई मानने में कोई भी दिक्कत है तो आज से वो दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, आपने क्या करना है, पहले प्रश्न को हमने ध्यान से पढ़ लिया। देखो, 96 केले है ना, 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। हमें इसमें क्या करना है, खरीदे हमें सीपी ज्ञात करना है पहले, ठीक है। अब इसको देखिए कि 252 है ना, 252 रुपये में बेच दिए गए। जब भी बेचने की बात आती है तो वो क्या होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य होता है, खरीदना मतलब जो होता है वो सीपी क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने पहले क्या करना है, इसका हमने पहले सीपी पता करना है, तभी हमारा ये प्रश्न जो है निकलेगा। देखिए, केले कितने हैं, 96 हैं, ठीक है। 96 केले है ना, हम पहले सीपी में कन्वर्ट कर, देखिए क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए, 96 केले हैं, हम पहले दर्जन में, देखो दर्जन की बात की ना, तो दर्जन में कन्वर्ट करेंगे केलों को। तो दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक दर्जन में कितने केले होते हैं, ये 12 केले होते हैं एक दर्जन में। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे 92 को, ठीक है। तो 12 से इसको डिवाइड किया। देखिए कितनी बार में ये भाग हो रहा है, 12 एकम 12 और 12 अठे होते 96, मतलब प्रति केले की जो है कीमत कितनी निकली है, 8 रुपये निकली, ठीक है। तो देखिए, 8 रुपये हमने निकाले। अब हमारे पास रुपये कितने हैं, ये 42 रुपये है, ठीक है, 42 रुपये है। तो क्या करना है, बस इसी 8 को हमने 42 के साथ गुना कर देना है, तो हमें जो है देखिए सीपी निकल के हमारे पास आ जाएगा। हमने एक केले के मूल्य, देखो एक केले का हमने जो है ये मूल्य पता लगा लिया, 8 रुपये का प्रति केला है, ठीक है। तो देखिए 12 आठे कितने होते हैं, देखो 42 गुने 8 कितने होते हैं, तो जब हम करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, 6 और 8 चुके 32, 32 एक 33, मतलब 336 जो है ये क्या आएगा हमारे पास, ये सीपी आएगा। देखो अच्छे से लिखता हूँ, 336 हमने ये सीपी पता कर लिया है। अगर हम सीपी पता कर लेते तो ये आप समझ लीजिए ये हमारा सीपीज है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। हमने मतलब क्या किया था, 336 रुपये में वो केले जो है खरीदे थे। अब अगर हमने 336 में ये केले खरीदे हैं तो प्रश्न में बोल क्या रहा है, देखिए 252 रुपये में बेच दिए, और 252 रुपये में क्या किए, ये बेच दिए। लिख देते हैं एक साइड 252, ये क्या है, एसपी है, विक्रय मूल्य। अब देखिए लाभ और प्रतिशत किस में निकालेंगे हम, देखिए लाभ और हानि प्रतिशत किस में निकालते हैं, तो आपको पता है जो प्रॉफिट होता है अकाउंट में रखेंगे सीपी, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुना करेंगे। देखिए इधर हमें रुपयों में कितने का लाभ हो रहा है, रुपयों में कितने का लाभ हो रहा है, देखिए ध्यान से देखना है। 336 के थे और हमने बेचे कितने के, 252 के। अब हमने क्या करना, 336 में से 252 माइनस करना है, तो देखिए कितना बचा हमारे पास, 84 बचा। कितना बचा, 84 बचा, 84 बचा। अब देखिए लाभ और हानि किस पे निकलता है, हमेशा सीपी को हम नीचे रखते हैं, क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। तो ये कितना है, 336 है, 336 है। और प्रतिशत निकालने की बात आती है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग लगा देंगे, ठीक है। बस डायरेक्ट करेंगे, कितनी बार में ये कटर, देखो 4 चौके 16, ये 84 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 336 में, कितनी बार में, 4 बार में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 का भाग जा रहा है, नीचे बचा हमारे पास 4 और ऊपर है 100। तो 4 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है, तो जाते हैं 25 चौके 100। अब देखिए हमारे पास कितना बना, ये 25% बना। अब आप देखिए 25% यह हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, 25%। तो देखिए 25 किस ऑप्शन में है, तो 25% का हमें ये क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। 25% ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो 25 हमारा ये राइट हो जाएगा। जिसने भी 25 को चुना होगा ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 2 है,
किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1449 रुपये है, तो ब्याज दर कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के ये प्रश्न है। देखो कैसे करेंगे, आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और साधारण ब्याज जिसे एसआई कहते हैं। और एसआई पे क्या होता है, साधारण ब्याज पे क्या होता है, समान वर्ष में समान ही ब्याज मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। अगर उसे पहले साल मान लो कि 700 मिला, तो अगले साल उसे उस पे ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसे एसआई साधारण ब्याज पे आपको 700 मिला एक वर्ष में, तो दूसरे वर्ष भी आपको 700 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए लिख देता हूँ इधर, 2 वर्ष का बोला है ना, ये 2 वर्ष का एसआई कितना है, देखिए ध्यान से देखना, 2 वर्ष का कितना है ये, देखिए अगर उसे पहले वर्ष 700 मिला, पहले वर्ष देखो ध्यान से देखना है, एक्स वाई मान के नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष भी उसे देखो 700 रुपये है ना, ये देखिए 1400 रुपये है, ठीक है, 1400 रुपये है, 1400 रुपये, तभी ये 1400 में कन्वर्ट होगा। तो दूसरे वर्ष भी उसे क्या मिलेगा, 700, तभी ये 1400 में कन्वर्ट होगा। अब देखिए ये तो था हमारा एस आई, ठीक है, एस आई। अब देखिए दूसरे वर्ष में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना है। अगर दूसरे वर्ष, अब चक्रवृद्धि, ये तो हमारा साधारण ब्याज एस आई था, अब चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं, सी आई पे आते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं, सी आई में आते हैं। अगर हमें पहले वर्ष 700 मिला मिला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, ये कितना 1449 है ना। अब देखिए हमने इसमें कितना और जोड़ देना है कि 1449 बन जाए। तो देखिए 700 दूसरे, ये पहले वर्ष अगर 700 मिला, तो दूसरे वर्ष ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 749। समझ रहे बात को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ध्यान नहीं भटकाना है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा है कि दर कितनी है, मतलब रेट हमसे पूछा है, तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो आपको ब्याज मिला होगा, देखिए अब देखना समझने वाली बात अब आई है, ठीक है। देखो जो आपको ब्याज मिलेगा उसको आप अंश बना लीजिए, ठीक है, और जिस पे आपको ब्याज मिल रहा है उसको आप हर बना लीजिए 700, और 100 के साथ गुना कर दीजिए, आपका आंसर ये निकल के आ गया है। बस इतना सा ये प्रश्न है। देखिए अब इसको काट देंगे, देखो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट चुकी है। अब हमारे पास क्या बचा, 49/7। तो 7 के टेबल में 49 कितनी बार में आता है, ये आता है 7 बार में। तो हमारा ये रेट कितना आया, रेट परसेंट कितना आया हमारा, 7% हमारा ये दर निकल के आई है। तो देखो 7 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में ये हमें देखने को मिल रहा है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी सभी को अच्छे से समझ आ गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर शेयर कर देना। जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन ग्रुपों तक इन वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 3 है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 32 रुपये प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो आपने क्या करना है, देखिए ये 2 मान के जो है प्रति किलोग्राम है, ये चावल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखिए हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया, आपने इस केस में एलिगेशन मेथड लगाना है, ठीक है। क्या करना है, देखो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है तो लिख देना है 20 ऐसे करके, और इसके साथ में लिख देना जो 32 किलोग्राम, जो एक समान आपको बोला गया है, ठीक है। अब जो तीसरा वाला देखो ये मूल्य बोला है, उसको आपने इसके बीच में लिख देना है, 24 है ये 24। बस कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देनी है, और उसके जो छोटी होगी इसकी संख्या ये घटा देनी है, ठीक है। अब देखिए पहले इधर से घटानी, 32 में से 24 निकल के कितने बचे, 8, और 24 में से 20 निकल के तो कितने बचे, 4 बचे। अब देखिए हमसे अनुपात में पूछा है ना, किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात की बात की, तो अनुपात जितना छोटा होता है उतना छोटा काट देना। अगर आपको 8:4 भी दिख जाता है उसमें आपके ऑप्शन में, तो इसको टिक नहीं लगाना। ये देखो एक टेबल से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 से ये कट रहा है 2 बार में, और 4 से कट रहा है 1 बार में, मतलब 2:1 हमारा ये मान बन रहा है, हमारी वैल्यू बन रही है 2:1। तो देखिए 2:1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है, ट्रिक आपको अच्छी लगती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कितने वर्षों में एक धनराशि
5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से स्वयं का तिगुनी हो जाती है। दोस्तों देखिए, ऐसी आपको एक ट्रिक बताऊंगा ऐसे प्रश्न में कि जब भी आपको ये प्रश्न दिख जाएगा तो मात्र आप इसको सिर्फ देख के ही 1 सेकंड में 2 सेकंड में इसको आप सोल्व कर लोगे। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखिए ना, हम देखो इसमें हम लगाएंगे देसी ट्रिक। देसी ट्रिक क्या लगाएंगे, देखो आपने क्या करना है, जितने परसेंट आपको रेट देके रखा है ना, ये 5% प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष। हमने क्या निकालना है, इसके वर्ष निकालने हैं। देखिए हमने क्या निकालना है, देखिए वर्ष निकालने हैं। तो देखो क्या करना है, हमने हमारे पास रेट देख रखा है 5%। और देखिए एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, जितनी आपको गुनी बोल के रखी होगी ना, जितनी गुनी, ठीक है, उसमें से मतलब तिगुनी बोल के रखी है ना, तो तिगुनी को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 200, ठीक है। देखो तिगुनी को हम लिखेंगे 200, ये तीन गुनी को, ठीक है, ये किसको लिखेंगे, तिगुनी को, तीन गुनी को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हमें दो गुनी बोली हो तो एक हमने बस 100 कम करके लिख देना है। अगर हमें दो गुनी बोली हो तब हमने 100 लिखना है, ठीक है। देखो ये बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देसी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको 4 गुनी बोली हो, ठीक है, तो क्या करना है, अपने 4 गुनी को क्या लिखना है, 300 लिखना है। मतलब एक 100 अपने कम करके लिख देना है, ठीक है। मतलब आपको 3 गुनी बोली तो 3 गुनी का मतलब आप 300 मान लो और एक कम करके लिख दो, एक 100 कम करके। अगर आपको 5 गुनी बोली हो, देखो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आपको 5 गुनी बोली हो ना, तो 5 गुनी को आप लिख दो 400, है ना, बस। अगर 6 गुनी बोली तो 500, अगर 7 ऐसे करके लिख दो। अगर 7 गुनी बोली तो 600, अगर 8 गुनी बोली हो तो आप लिखो 700, ठीक है। बस इतना सा लिखा, समझ ले बात को। तो चलिए अब बताता हूँ आपने करना क्या है। देखिए दो तीन गुनी, अब हमने समझ लिया कि हमने तीन गुनी को क्या लिखना है, 200 लिखना है। बस 200 लिख लिया, ठीक है, इतना सा लिख लिया। और जो हमारे पास ये परसेंटेज टाइम रेट देके रखा है उससे आप भाग कर दो, बस इतना सा प्रश्न है, सोल्व हो चुका है। देखो 5 से भाग करेंगे, देखो ये कितने, 4 पंजे 20 और ये जीरो का जीरो लग गया, तो 40 हमारा ये आंसर आएगा। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आपने क्या करना है, खुद से ढूंढ के जो है ये लगाना है, ठीक है, ढूंढना है और खुद से करना है कि जो हमने ये ट्रिक सीखी है क्या ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये 100% काम करेगी, ठीक है। तो सभी ने चैनल से जुड़ जाना है। मैं तभी बोलता हूँ कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं उन तक ये सेशन, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो सभी ने चैनल से जुड़ जाना है और आपके जितने भाई बहन मित्रगण किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। देखो मुझे कमेंट आया था एक कि सर आयु हमें जो है बिना एक्स माने बताएं। तो देखो इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना कि 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:1 था। तो 4 वर्ष के बाद ये अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो साथियों ध्यान नहीं भटकाना है, बस एक बार देखना है। जब भी आप इस ऐसा प्रश्न आएगा, अगर आप एक बार इधर से ध्यान से 2 सेकंड आप इसको इधर देख लेते हो तो जिंदगी भर आपको ये प्रश्न कभी भूल नहीं पाएगा, ठीक है। ना एक्स मानना, ना वाई मानना, ना काटा करनी, ना पीटी करनी, कुछ नहीं करना है। देखिए अब देखिए ये हमें बोल रखे ना 4 वर्ष, बस इसको आप माइंड में रख लो, ठीक है। 4 वर्ष पहले ए और बी, देखो पहले में अगर ए है तो दूसरे में क्या है, बी है, दूसरे में बी है। तो आपने क्या करना है, पहले वाला अनुपात, ए के नीचे आएगा पहले वाला अनुपात और बी के नीचे आएगा दूसरा अनुपात, ठीक है। अब देखिए फिर वही सेम तरीका, 4 वर्ष के बाद फिर रिपीट हो रहा है। 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब देखिए कितने वर्ष है, ये देखो ये 4 वर्ष है ना, पहले पे 4 वर्ष और ये 4 वर्ष है। तो वर्ष वर्ष को आप क्या करो, पहले जोड़ दो, ठीक है। जोड़ दिए तो वर्ष कितने बने, 8 वर्ष बन गए। तो देखो साथियों अब देखो हमने क्या करना है, देखो हमने जो पहले ये रेशो बनाया है ना, रेशो ये, ठीक है, रेशो, हमने पहले ये चेक करना है कि इनमें अगर अंतर समान है तो हमने कुछ नहीं करना है। अगर अंतर समान नहीं है फिर हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो इनका डिफरेंस आएगा उसी से हमने वर्ष को काट देना है। देखिए पहले आप चेक करिए कि 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, ये 1 का है। अब देखिए 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है। बस हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है, काटा पीटी और एक्स वाई कुछ भी नहीं मानना है ना, इसको हमने देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जितने का अंतर आएगा कॉमन अंतर उसी से आपने क्या करना है, इसी से आपने इसको भाग करना। अगर देखो हमारे पास तो इधर 1 बना है तब हम 1 से किए, अगर हमारे पास 2 बनता तो हमने 2 से करना, जितना मर्जी बनता उससे हमने जो है वर्ष को काटना था। मतलब हमारे पास ये फ्रैक्शन काट के आएगी, यही 8 ही रहेगा। क्या बनेगा, ये 8 ही बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा। अब हमसे पूछा क्या है कि उनकी वर्तमान की आयु अनुपात में ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना, यही 8 क्या करेगा, देखो ये पहले वाले में गुना होगा तो 8 दूनी कितना होता है, 16। देखो इधर लिखता हूँ
8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 8 एकम 8। हमारे पास देखो उनकी आयु क्या बनी, वो बनी 16 और रेशो 8 उनकी आयु बनी है, ठीक है। मतलब 16 वर्ष एक ही बनी और देखो किसकी बनी 8 वर्ष। अब देखो ये पूरी नहीं बनी है, अब दूसरी वाली लाइन पढ़िए, देखो कि 4 वर्ष बाद ये अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ये लाइन पढ़ी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो 4 वर्ष पहले बोला है ना, 4 वर्ष पहले, तो आपने क्या करना, अगर पहले पे 4 वर्ष पहले बोल के रखा हो ना, तो आपने उसी 4 को जो है इस 16 में और इस 8 में जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए 16 में हमने अगर 4 जोड़ तो कितना बना, ये 20 बना, और 8 में हमने क्या किया, 4 जोड़ तो ये कितना बना, 12 बना। बस हमारा ये आंसर निकल के आ चुका है। देखिए जितना मर्जी ये बड़ा प्रश्न था, हमने इसको छोटा कर दिया है। देखिए अगर हमसे अनुपातों में ना पूछा तो इसका आंसर यही रहना था, अगर हमसे अनुपातों में पूछा तो इसको काट दो। देखो 4 से काटेंगे इसको तो 4 पंजे 20 और 4 से करें तो 4 दिए 12, तो रेशो क्या बना नया, 5:3 हमारा ये बना। तो देखिए 5:3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे, और आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन एग्ज़ाम में आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे। तो अगर चैनल हेल्पफुल लगता है तो सच में आप चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑन करिए और औरों से भी चैनल को जोड़िए। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 13 संख्या का औसत 42 है और 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है, तो 14वीं संख्या क्या है। दोस्तों देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, पहले हमें कुल योग पता करना है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, संख्या गुणे औसत करेंगे और हमें ये कुल योग पहले पता निकल के आ जाएगा। देखिए 13 13 संख्या है ना, और उसका औसत क्या है, औसत के साथ अपने गुणा करना है 42, और बोला कि 14वीं संख्या को जोड़ लिया जाता है, तो 14वीं 14 और गुणे तो औसत कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। बस साथ साथ वाले को गुना कर दो। देखिए इधर से पहले गुना 13 गुना 42 करेंगे तो कितना बना, देखिए 13 गुना 42 करेंगे तो 3 3 6, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52 और 54 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा ये 546 बनेगा। 546 पहले का बना। अब देखिए दूसरे को गुना करेंगे, 14 गुना 44 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 616 बनेगा। बस कुछ नहीं करना, अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दो, आपका आंसर मिलके आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखो 14 संख्या में से 13 संख्या निकली तो संख्या क्या बची, 1 बची। अब देखिए 616 में से अगर 546 निकल के चला गया तो कितना बचा, 0 और 7। देखिए कितना बना, 7 70 बना, ठीक है। तो 70, तो 14वीं संख्या क्या है, ये 70 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना होगा उसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को भी आप समझ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। टाइम एंड वर्क का प्रश्न आता हुआ। ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने आपको पहले भी सोल्व करवा के रखे हैं, बस सिर्फ संख्या चेंज हुई है और बाकी कुछ नहीं हुआ है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। पी व क्यू अलग अलग किसी काम को 10 एवं 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वह एक एक दिन छोड़कर कार्य करे तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि पी काम को प्रारंभ करता है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। दोनों का पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, एक है पी और दूसरा है क्यू। अब ये कर रहा है 10 दिन में और दूसरा कर रहा है 40 दिन में। क्या करना है, डायरेक्ट इसका पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितने का आया, ये देखो 40 और 10 का एलसीएम आया, डायरेक्ट 40 आया। अब आपने इनका एक दिन का कार्य पता करना है। एक दिन का कार्य पता कैसे करेंगे, 10 की भाग 40 में लगाएंगे तो कितनी बार में जा रहा है, ये 4 बार में जा रहा है, और 40 का भाग 40 में लगाएंगे तो 1 बार में जा रहा है, ठीक है। बस अब हमारे पास एक दिन का कार्य कितना आया, 4 और 1। अब हमें 10 और 40 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए वह दूसरी लाइन को पढ़िए कि यदि वह एक दिन छोड़कर काम को करते हैं तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, जबकि पी कार्य को प्रारंभ करता है, मतलब पी कार्य को शुरू करता है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ के देना, 4 और 1 5, तो 5 से भाग करेंगे इसको 40 को, तो 8 पंजे 40, ठीक है 8। अब एक बात और देखिए, ये बोल रहा है ना कि एक एक दिन दोनों काम छोड़ के करते हैं, ठीक है। अगर ये छोड़ के काम नहीं करते तो काम क्या है, 2 दिन और बढ़ जाना था, तो मतलब 8
गुने 2 करना था, बस हमारा आंसर निकल के आ जाना। तो 8 गुने 2 कितना बना, ये 16। तो 16 दिन जो है हमारा ये राइट आंसर बनेगा, 16 दिन। तो साथियों देखो 16 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से सोल्व करना है, एक्स वाई मान के नहीं करना, थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, और ये प्रश्न मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न सभी का सोल्व होना चाहिए, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है सभी ने, ये नहीं करना कि वीडियो को देखा और प्रश्न को आपने किया नहीं और इसका आंसर मुझे बताया नहीं, ठीक है। चलो प्रश्न से पहले पढ़ लेते हैं। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय जो है 27,500 रुपये थी, उसी महीने की बचत क्या होगी। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में ये देखे रखे हैं, इसका आंसर मुझे जरूर अपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से मुझे तुक्का नहीं लगाना है किसी ने भी, ठीक है ना, तुक्का कोई नहीं लगाएगा, सभी ने जो है खुद से पहले करना है पॉज करके, ठीक है, और बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था, बस संख्या तक चेंज हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, है ना, बस सिर्फ संख्या चेंज होती है और कुछ नहीं होता। देखो बाकी कुछ एग्जाम में क्या होता है कि मैथ कुछ देखो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं ना, उसमें संख्या तक भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। बस आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर जो है ये सर्कल लगाना होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि सीधे आप याद करते रहो, तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे। श्याम ने 50 रुपये में 90 टॉफियाँ खरीदी हैं। 50 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसे 10% की हानि हो। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया कि श्याम ने जो है 50 रुपये में 90 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, और वो 50 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचें उसे जो है 10% की हानि हो। देखिए आप एक दुकानदार की तरह सोचें कि देखो अगर उसने क्या किया, 50 रुपये में उसने क्या किया, 90 टॉफ़ी खरीदी, ठीक है, 90 टॉफ़ी खरीदी। अब वो क्या करे, 50 टॉफ़ी व कितनी टॉफ़ी जो है जो बोला गया ना 50 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसे 10% की हानि हो। अगर देखो साथियों अब समझने वाली बात ये है कि 10% की हानि हो, तो 10% हानि का मतलब है कि 90%, 90%, ये ना 90%। अब देखिए हमारे पास देखो रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या बोलेगा, देखिए क्या इसमें फ्रैक्शन लगेगी, तो देखो एक बनेगी, देखो एक हमारे पास क्या बनेगी 90/100, और दूसरी क्या बनेगी 100/90। अब आपने देखना, अब आपने दुकानदार की तरह सोचना है, ठीक है, बिल्कुल दुकानदार की तरह सोचना। देखो बोला क्या है कि 90, देखो 50 रुपये में वो कितनी टॉफ़ी बेची कि उसके 10% की हानि हो। अब देखिए 10% की उसे हानि कब होगी, जब वो ज़्यादा टॉफ़ियाँ दे देगा। मतलब कि हम क्या करते हैं कि कम रुपए में किसी को कोई राशन या कोई सामान हम ज़्यादा दे देते हैं, तब हमें हानि होती है। देखिए मानो कि हम एक दुकानदार है, खुद को दुकानदार सोचिए कि हम एक दुकानदार हैं। अब देखिए अगर हम चीनी देते हैं कि चीनी अगर 40 रुपये में है, ठीक है, चीनी अगर 40 रुपये प्रति किलो है, अगर हम उसे 50 रुपये में दे देते हैं तो हमें क्या होगा, हानि होगी ना, हमें रुपयों में भी हानि होगी, प्रतिशत में भी हानि होगी। तो हमें यही पूछा है, तो हमें हानि कब होगी, जब हम बड़ी वाली फ्रैक्शन के साथ इसको गुना करके तब हमें ये हानि होगी, ठीक है। तो आपने अगर 90 टॉफियाँ खरीदी थी ना, तो 90 गुने 100/90, बस यही करना है, तभी हमें हानि होगी। अब देखिए 90 से ये 90 कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 100 बचा। मतलब उसने 50 रुपये में जो है ये 100 टॉफियाँ जब उसने बेची थी, तभी उसे 10% की हानि हुई है, ठीक है। क्या किया था, 50 रुपये में उसने 100 टॉफियाँ, हमारे पास आंसर क्या बना, ये 100 बना, ठीक है। 100 देखो 50 रुपये में उसने 100 टॉफियाँ बेची, तभी उसे 10% की हानि हुई। तो देखिए 100 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में ये हमें देखने को मिल रहा है। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 10 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है ये 900 रुपये है, उसे 2 क्रमागत छूट के बाद 648 रुपये में बेच दिया गया। पहली छूट 20% थी, तो दूसरी छूट प्रतिशत में क्या थी। तो देखिए इस केस में आप क्या करोगे कि देखिए हमारे पास 2 सामान छूट दी है ना, अगर उसने एक छूट बता के रखे कि 20% की छूट थी, तो 20% छूट का मतलब क्या होता है कि 80%, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारे पास
बोला गया कि 648 रुपये में बेच दी, मतलब बेचने का मतलब क्या होता है, ये एसपी होता है। ठीक है, हमारे पास एसपी कितना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, ये 648 रुपये है। देखिए लिख देता हूँ, ये मैं एसपी है हमारे पास, एसपी लिख दिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विक्रय मूल्य है, मतलब ये बेचा था। ठीक है, अब हमने जो है सीपी पता करना है। अगर हम सीपी पता लगा लेते तो हमारा ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास मार्क प्राइस एमपी दे के रखा है ना, ये कितना है, 900 है ना, 900। तो 900 का आपने क्या करना है, देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें सीपी मिलेगा। देखो 900 को आपने 80% निकालना। देखो ये 20% की छूट थी ना, तो 900 अगर 20% की छूट थी तो क्या बचा, ये 80%। और परसेंट का साइन हटा तो नीचे क्या लगा, 100 लगा, बस सीपी मिल गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 8 9 कितना होता है, 72, और ये 1 जीरो लग गया। तो हमारे पास ये सीपी कितना निकला आया, देखो ये हमें जो निकला ये सीपी निकला। सीपी ये कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, ये 720 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है, ये 648 है। मतलब हमने कोई वस्तु जो है 720 रुपये में जो है ये खरीदी, और 648 रुपये में हमने ये बेच दी। तो हमने क्या करना है, दूसरी छूट प्रतिशत क्या होगी, तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। अगर हमने, देखो ध्यान से देखना है, 720 में बेची, देखो 720 में खरीदी है ना, और 648 में हमने ये बेची, तो हमें ये जो रुपये में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 720 में से हम 648 को माइनस करते तो कितना बचा, ये बचा हमारे पास 72 रुपये। ठीक है, 72 रुपये। अब देखो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य को, सीपी को जो है नीचे बटे में हर में लिख देते हैं। तो ये कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 720 रुपये है, 720 रुपये है। देखिए कहाँ था ये क्रय मूल्य, ये था, ठीक है ना, ये था। और जब भी प्रतिशत की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि 100 के साथ इसको गुना और भाग कर देते हैं, बस इतना सा करना था। देखो इतना टाइम आपको थोड़ा समझाने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो इसको आप 2 सेकंड में कर लोगे। देखिए ये एक शून्य से ये एक शून्य कट गई, ठीक है, और 72 से ये 72 पूरा का पूरा कट गया, और हमारे पास वैल्यू क्या बची, ये बची 10, 10 बची ना, ये यही 10। तो यही 10 हमारा, ये 10% जो है ये रेट हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए 10% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को भी आप समझ चुके हैं, और आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा है, और चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को भी आप शेयर करेंगे, उम्मीद है आपसे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।